Hello everyone. So here I'm back with the next topic, which is free consent. In our last video we were discussing about capacity to contract, which was a very important element of a valid contract. And in this video we are also going to discuss about a very important element, which is free consent. So here we are starting. फ्री कंसेंट को समझने से पहले आपको कंसेंट समझना होगा, कंसेंट क्या होता है। यानी मैंने अगर अपना अप्रूवल दिया, तुमने मुझे ऑफ़र दिया, मैंने तुम्हें अपना अप्रूवल दिया, उस अप्रूवल को ही हम कंसेंट कहते हैं। वो अप्रूवल अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होना चाहिए, मैंने आपको कल बता दिया था। और जब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों के दिमाग में बिल्कुल सेम चीज़ होनी चाहिए। तो आप मेरी कंसेंट तब मानेंगे कि मैंने अपनी कंसेंट आपको दी जब हम दोनों के दिमाग में बिल्कुल सेम चीज़ चल रही होगी। अब इस लैंग्वेज में हम देखते हैं क्या है। 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब हम दोनों एक ही चीज़ के बारे में एक ही सेंस में सोच रहे हैं। कंसेंट इज़ अ स्टेट ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड, म्यूचुअलिटी ऑफ माइंड एक्चुअली है, जहाँ पे दो माइंड और एक इंटेंशन होता है। मतलब हम दोनों जिस बारे में सोच रहे हैं, दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, दोनों का इंटेंशन बिल्कुल एक होता है। सिर्फ उनका जो उनके एक पार्टी है जो ऑफ़र देगी, दूसरी पार्टी है जो उसे एक्सेप्ट करेगी। मतलब पार्टीज़ दो है, इंटेंशन जो है वो एक है, यानी दो माइंड और इंटेंशन सिर्फ एक है। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब है, मतलब जिस पार्टी से आपने कंसेंट ली है, असेंट ली है, वो पार्टी अगर किसी के प्रेशर में आके या आपके प्रेशर में आके आपको असेंट देती है तो वो असेंट फ्री नहीं कहलाएगी। फ्री कंसेंट इज़ द कंसेंट गिवन बाय स्वीट विल ऑफ द पार्टी। बिल्कुल फ्री होकर उसने आपको असेंट दी है अपनी, एंड नॉट कोज्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल और मेंटल फोर्स ऑफ और एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। ना तो किसी फिजिकल फोर्स में आके, किसी मेंटल फोर्स में आके उसने अपनी असेंट नहीं दी है, और ना ही मिस्टेक से उसने अपनी असेंट दी है। जो उसने असेंट दी है वो स्वीट विल है उसकी। कंसेंट इज़ सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कोज्ड बाय। कंसेंट को फ्री तब कहा जाएगा जब वो ये 5 फैक्टर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर इनसे इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपकी कंसेंट फ्री कहलाएगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी जो कंसेंट है, असेंट है, वो फ्री नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और फ्रॉड। ये 5 फैक्टर्स, 5 ऐसी चीज़ें होती है जो अगर किसी कंसेंट में शामिल हो जाती है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कोएर्शन क्या होता है। पहले इन 5 वर्ड्स को मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। कोएर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी उसकी असेंट पाने के लिए फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं जो कि आईपीसी ने फॉरबिडन कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, या फिर वो काम करने की धमकी देते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करते हैं, डिटेन करने की धमकी देते हैं, तो इसे कोएर्शन कहा जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब दो पार्टीज़ के बीच में ऐसा रिलेशन होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के विल को कंट्रोल कर सकती है। यानी एक पार्टी डोमिनेंट पार्टी है, दूसरी पार्टी वीकर पार्टी है। तो अगर डोमिनेंट पार्टी अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाकर दूसरी पार्टी यानी वीकर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और अपनी पोजीशन का वो एक्चुअली गलत फ़ायदा उठा रही है, तो उस कंडीशन को अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा जो वर्ड आता है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यानी आप किसी मटेरियल फैक्ट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन है लेकिन वो गलत है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली करते हैं तो वो फ्रॉड है, और अनइंटेंशनली इनोसेंटली कर जाते हैं तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। और मिस्टेक का मतलब होता है किसी फैक्ट को लेकर आपका एरोनियस बिलीफ, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग मिस्टेक होती है, जो 2 तरह की होती है। ये बायलैटरल मिस्टेक भी हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है। बायलैटरल मतलब दोनों की दोनों पार्टीज गलत है, और यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक पार्टी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका जो बिलीफ है वो एरोनियस है। अब शुरुआत करते हैं कोएर्शन की। कोएर्शन एक्चुअली क्या होता है? Coercion means the use of or threatening to use the physical force against a person or property to compel him to enter into a contract, as I told you. As per the Act, coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into a contract. आपका जो इंटेंशन था वो उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना था, और उसी लिए आपने ऐसा कोई काम किया जो आईपीसी में प्रोहिबिटेड था, और उसी लिए आपने किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करने की कोशिश किया, डिटेन करने की धमकी दी है। तो ये एक्ट क्या कहलाएंगे? कोएर्शन एक्ट कहलाते हैं। और अगर कंसेंट इनसे इन्फ्लुएंस्ड है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। अब क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला, ऐसा कोई भी काम जो आईपीसी ने
फॉरबिडन कर दिया है ऐसा कोई काम करना या उसकी करने की धमकी देना। नंबर 2, किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना है, डिटेन करने की धमकी देना। तीसरा सेकंड है थ्रेट टू सुसाइड, सुसाइड की जो धमकी होती है वो भी अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, पहले कैलकाटा और चेन्नई की जो हाई कोर्ट्स थे उन्होंने इसे इस कैटेगरी में काउंट किया था कोएर्शन की, जो सुसाइड की धमकी होती है उसे, और अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्यू को अफर्म कर दिया है। तो अब जो सुसाइड की धमकी होगी इसे भी, इस थ्रेट को भी काउंट किया जाएगा कोएर्शन में। नेक्स्ट 4th पॉइंट पे हम आते हैं, द इंटेंशन मस्ट बी टू कंपेल द अदर पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपका इंटेंशन उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होना चाहिए। इट मे बी प्रोसीड ईदर फ्रॉम द पार्टी और फ्रॉम द स्ट्रेंजर। देखो, इसको परफॉर्म करने वाला भी मैं, मेरे अलावा कोई और पार्टी हो सकती है, और जिसके अगेंस्ट इसको डायरेक्ट किया जाएगा वो भी आप या आपके अलावा कोई और पार्टी हो सकती है। मतलब आपको धमकाने वाला मैं, या एग्जाम्पल के लिए आप और मैं 2 पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको धमकाना ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको धमकाऊंगी, आपको पीटने वाली हूँ या आपकी किडनैपिंग करने वाली हूँ, मर्डर करने वाली हूँ। मैं किसी और के थ्रू भी ये काम करवा सकती हूँ, और जिसके अगेंस्ट इसे डायरेक्ट करूँगी वो भी आप या आपके अलावा कोई और हो सकता है। जैसे मैंने आपको किडनैप करने की जगह आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, आपके भाई को किडनैप कर लिया। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, इस तरह के कोएर्शन एक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि किसी और के अगेंस्ट डायरेक्टेड है या किसी और ने प्रोसीड किए हों। प्लेस इज इमटीरियल। जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्लेस इमटीरियल होता है, चाहे उस जगह पे आईपीसी एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो इसके, इस क्वेश्चन के इन्फ्लुएंसेस, इसके कंसिक्वेंसेस सब जगह पे एक जैसे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी धमकियाँ हैं जो क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट नहीं होती है, विच आर थ्रेट टू सू। अगर आप किसी पे मुकदमा करने के लिए लीगली किसी पे मुकदमा करने वाले हैं तो वो बिल्कुल लीगल है, वो कोई क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता है। थ्रेट टू स्ट्राइक, हड़ताल करने की जो धमकी होती है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो लेबर्स होते हैं उनका राइट होता है। ये कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है या फिर आईपीसी ने इसको फॉरबिड कर दिया, ऐसा नहीं है। स्ट्राइकर जो थ्रेट होती है वो लोगों का राइट होता है, मजदूरों का राइट होता है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता। स्टेचूटरी कंपल्शंस, यानी जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कंपल्शन बनते हैं वो इसमें नहीं आते। और डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज, गिरवे जो सामान रखा जाता है, जब तक पैसा नहीं दोगे सामान डिटेन कर सकता है मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे इनको क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, एक पार्टी के लिए वॉइड है, एक के लिए वैलिड है। अगर अग्रीव पार्टी इसको वैलिड कह देती तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर अग्रीव पार्टी कह देती कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी, ये जो कंसेंट है ये मेरी, मुझे मार के पीट के या इस तरह का क्वेश्चन का कोई एक्ट करके मुझसे ली गई है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। रेस्टिट्यूशन, मतलब जितने भी बेनिफिट्स आपने लिए हैं आपको सारे के सारे बेनिफिट्स रिटर्न करने होंगे। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी आपकी जो सहमति है वो क्वेश्चन से ली गई है, इस बात को प्रूव करने का बर्डन किस पे है? इस बात को प्रूव कौन करेगा? जिसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करना है वही करेगा, यानी जो अग्रीव पार्टी है, जो इंजर्ड पार्टी है, वो ही इस चीज़ को प्रूव करेगी कि उसकी जो असेंट है वो क्वेश्चन से ली गई है। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। When a dominant party misuses his influence to dominate the will of the weaker party to get unfair advantage in a contract, the contract is said to be influenced by the undue influence. As I told you, 2 पार्टीज़ के बीच में ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी डोमिनेंट पार्टी है, दूसरी पार्टी वीकर पार्टी है। डोमिनेंट पार्टी अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाती है ताकि वीकर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सके, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एज पर दिस एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in the position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. मैं उस पोजीशन में हूँ कि आपका गलत फ़ायदा उठा सकती हूँ और साथ में मैंने उस पोजीशन का एक्चुअली गलत फ़ायदा उठाया है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट इन्फ्लुएंस्ड कहलाएगी। असेंशियल्स, आपके बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि एक पार्टी डोमिनेंट, दूसरी पार्टी वीकर है, दूसरा अपनी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाए, तीसरा फ़ायदा भी कैसे उठाया है? अनफेयर एडवांटेज आपने लिया है। नेक्स्ट, कौन कौन से लोग होते हैं जो डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं, जिनके पास रियल क्लियर अथॉरिटी होती है? जैसे पुलिस है, जैसे आईटी सेक्टर के अथॉरिटीज़ जो होते हैं, उनके पास पोजीशन, उनके पास की पावर होता है कि वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं। नेक्स्ट, फिड्यूसरी रिलेशन, जब 2 लोगों के बीच में बिल्कुल अच्छे ट्रस्ट का और कंफर्मेशन का उनके बीच में रिलेशन होता है, तो वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड, जैसे कि और हम बात करते हैं जैसे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, जैसे गार्जियन और वार्ड, इनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं? फिड्यूसरी रिलेशन है, तो उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस, अगर कोई इंसान मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस्ड है तो जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट का गलत फ़ायदा उठा सकता है, तो ये वो लोग होते हैं जो डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं और अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल है।
रेसिशन, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जा सकता है, आप कैंसिल भी कर सकते हो, और रेस्टिट्यूशन, जो बेनिफिट आपने लिए वो अभी आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। दोनों पार्टीज़ में से जिसने भी बेनिफिट ले लिया है वो उस बेनिफिट को रिटर्न करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, दोबारा वही बात, जो अग्रीड पार्टी, इंजर्ड पार्टी है, वो इस चीज़ को प्रूव करेगी जिसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इज द इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट बाय अ पार्टी और बाय हिज एजेंट विद एन इंटेंशन टू डिसीव एंड इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। हम क्या कर रहे हैं, हमने दो चीज़ें, एक तो हमने इंपॉर्टेंट मटीरियल फैक्ट को छुपाया है, या फिर कोई गलत चीज़, कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया है, रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, तो उसे हम, लेकिन ये सब हम काम क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड है। और ये अगर काम हमने अनइंटेंशनली किया होता तो वो क्या हो जाता, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता। As per the act, fraud means and includes any of the following acts committed by a party to contract or with the connivance or by his agent with an intent to deceive another party। हमारा इंटेंशन क्या है, उसके साथ डिसीव करना, उसके साथ धोखा करना, that to or his agent or to induce him to enter into the contract। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट देंगे जो हमें पता है कि झूठ है लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। नंबर 2, हम ऐसा कोई मटीरियल फैक्ट छुपाएंगे, ठीक है ना, जो हमें पता है लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को छुपा रहे हैं, मटीरियल फैक्ट को कंसील कर रहे हैं। नंबर 3, हम ऐसा कोई प्रॉमिस कर रहे हैं जिसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का। चौथा, हम क्या करेंगे, ऐसा कोई भी काम किसी को डिसीव करने के लिए, दूसरा कोई भी एक्ट जो हमारे लॉ में लिखा गया है कि इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा और भी कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो किसी को डिसीव करने के लिए किए जा सकते हैं, उनमें से अगर कोई ऐसा एक्ट करते हैं हम, तो ये माना जाएगा कि हम उस पार्टी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और लास्ट है, इस एक्ट ने जिन एक्ट्स को फ्रॉडलेंट डिक्लेयर कर दिया, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें ये कंपल्शन होता है कि दोनों पार्टीज़, खरीदने वाली और बेचने वाली, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं जो आपके कंसेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को रिवील करना ज़रूरी है। अगर आप उन बातों को छुपाते हो या गलत स्टेटमेंट बोल देते हो तो वो किस में काउंट होता है, फ्रॉड में काउंट होता है। एलिमेंट्स, द पार्टीज़ कमिटिंग फ्रॉड। सबसे पहली चीज़, वो पार्टी जो फ्रॉड कमिट करती है, ऐसी कोई भी पार्टी जो फ्रॉड कमिट कर सकती है वो कौन है, या तो मैं, या तो मेरा कोई एजेंट, या जिसको मैंने अथॉरिटी दी है, मतलब जिसको मैंने कोई स्टेटमेंट बोलने के लिए, कंसील करने के लिए अथॉरिटी दे दी है, तो मेरे अलावा मेरा एजेंट या वो जिसको मैंने अथॉरिटी दी है वो भी ये काम कर सकता है मेरे कंसेंट से। द फ्रॉडलेंट एक्ट, हमने इससे पहले जो भी एक्ट्स पढ़े थे वो सब फ्रॉडलेंट एक्ट थे, जिसमें आपने प्रॉमिस किया परफॉर्म ना करने की इंटेंशन से, दूसरा कोई काम किया डिसीव करने के लिए, जो एक्ट में क्लियरली फ्रॉडलेंट एक्ट्स लिखे गए, अगर आपने वो किया, अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, अगर आपने मटीरियल फैक्ट्स को कंसील किया, छुपाया। नेक्स्ट है इंटेंशन टू डिसीव और इंड्यूस। यहाँ भी वही चीज़ है, जितने भी आप एक्ट कर रहे हो, अगर आपकी इनके पीछे आपका इंटेंशन दूसरी पार्टी को इंड्यूस करना, दूसरी पार्टी को डिसीव करना, धोखा देना नहीं है, तो फिर ये सारे एक्ट फ्रॉड, कोएर्शन, इंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहलाएंगे। द एक्ट मस्ट हैव डिसीव्ड, ये देखो जो काम आपने किया है एक्चुअली सामने वाले को उससे डिसीव होना चाहिए, धोखा होना चाहिए, सामने वाली पार्टी ने सफ़र किया होना चाहिए। और जनरली साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता है, कुछ एक कंडीशंस होती है जहाँ पे साइलेंस फ्रॉड माना जाता है, वरना आपका चुप रहना फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट नहीं होता है। अब है साइलेंस को फ्रॉड कब माना जाता है। दो कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे साइलेंस फ्रॉड के बराबर होता है। एक कंडीशन वो जहाँ पे चुप रहने वाले की ड्यूटी है बोलना, और दूसरा वहाँ जहाँ पे चुप रहना ही आपकी हाँ के बराबर होगा, वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। आपका चुप रहना आपके बोलने के बराबर होगा। तो वो कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे आपका चुप रहना, मतलब जो पार्टी चुप रहती है उसकी ड्यूटी होती है बोलना। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में बहुत अच्छे फेथ का रिलेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हम बात करते हैं फैमिली सेटलमेंट, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट की, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये सब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अटमोस्ट गुड फेथ वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे साइलेंस यानी आपका चुप रहना ही फ्रॉड माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी क्या होता है, लोगों का आपस में अच्छा रिलेशन होता है, अच्छा फेथ होता है, अच्छा बिलीफ होता है, ट्रस्ट होता है। नेक्स्ट, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में भी हर एक बातों को रिवील करना ज़रूरी है। आपका चुप रहना भी फ्रॉड ही माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टीज हैविंग फिड्यूसरी रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। चेंज इन फैक्ट बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने से पहले कोई चेंजेस अगर आप करते हैं तो उन चेंजेस को इंटीमेट करना ज़रूरी है। अगर आप उस टाइम नहीं बोलते हैं तो आपका चुप रहना साइलेंस ही फ्रॉड माना जाएगा। रिक्वायर्ड बाय लॉ और कस्टम, अगर कस्टम से और लॉ से रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ लेटेंट डिफेक्ट। देखो लॉ से रिक्वायर्ड और कस्टम से रिक्वायर्ड एग्जांपल के लिए
आप कोई ड्रग बना रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं बताया तो आप चुप रह गए तो भी उसे फ्रॉड माना जाएगा। और लेटेंट डिफेक्ट यानी वो डिफेक्ट जो हिडन होते हैं, जो विजिबल नहीं होते हैं, उन डिफेक्ट्स को रिवील करना ज़रूरी होता है, वहाँ पे साइलेंस फ्रॉड के बराबर माना जाता है। वेयर द साइलेंस इज़ इक्वलेंट टू स्पीच, जहाँ पे आपका चुप रहना स्पीच माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँगी कि मैंने आपको ऑफ़र दिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है, और अगर आप जवाब नहीं देते तो मैं ये मान लूँगा कि आपका जो घोड़ा है वो साउंड माइंड है, यानी आपका जो हॉर्स है जिसको आप सेल करने वाले हैं मुझे, वो साउंड माइंड है। अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मैं इस चीज़ को यही समझ जाऊँगी कि इनका ये जो इंडिकेशन है वो ये मुझे कहना चाहते हैं कि अगर एक चुप रह गए इसका मतलब क्या है, ये मुझे इंटीमेट करें कि इनका जो हॉर्स है वो साउंड माइंड है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है जहाँ पे आपकी साइलेंस ही क्या मान ली जाती है, स्पीच के बराबर मान ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। ये कॉन्ट्रैक्ट भी अवॉइडेबल होते हैं। यहाँ पे आप उस पार्टी को इंसिस्ट कर सकते हो परफॉर्मेंस के लिए, आपको सिचुएशन में लाने के लिए जिस सिचुएशन में आप एक्चुअली होते, जब उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटमेंट सच होता। रेस्टिट्यूशन, जो भी जिसको प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, उसको रिटर्न करो। क्लेम फॉर डैमेजेस, इसके अलावा जो नुकसान आपको हुआ, जो डैमेजेस आपको हुए, वो भी आप उनके लिए कंपनसेट कर सकते, उनके लिए जो दूसरी पार्टी वो आपको कंपनसेट करेगी। एक्सेप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है इसके ही। सबसे पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। अगर आपके पास बिल्कुल बराबर मीन्स थे जिनसे आप मतलब थोड़ा सा भी अगर आप अलर्ट हो जाते तो आपको पता चल जाता कि ये फ्रॉड है। अगर आपने उन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया, अवॉइड किया, तो ये आपकी गलती है, ये फ्रॉड नहीं होगा। कंसेंट नॉट कोज्ड बाय फ्रॉड, उन्होंने आपको कंसेंट तो दी लेकिन फ्रॉड से इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं। एग्जांपल के लिए मैं ऑफ रही हूँ, मैंने आपको कंसेंट तो दिया, आपने मेरे साथ फ्रॉड तो किया, लेकिन मैंने जो कंसेंट दी थी वो फ्रॉड से इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं दी थी। नेक्स्ट, रेटिफिकेशन बाय द पार्टी, यानी मुझे पता था आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैंने फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया, कंफर्म कर दिया, उसके बाद में आपके साथ मैं फ्रॉड के चार्जेस नहीं लगा सकती हूँ। मतलब उसके बाद में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा या आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। लैप्स ऑफ टाइम, मुझे पता चल गया आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही मैं ये कह सकती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं रिसेंड कर सकती हूँ, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। और लास्ट है व्हेन ओरिजिनल पोजीशन कान बी रिस्टोर्ड, चाहे कितना भी वो आपको कंपनसेट कर दे लेकिन आप ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाओगे, तो उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस असेंट को फ्रॉड से इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एज आई टोल्ड यू, अगर ये काम इंटेंशनली हुआ तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, अनइंटेंशनली हुआ तो एनी इनोसेंट और अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट और असर्शन ऑफ फैक्ट्स मेड बाय वन पार्टी टू द अदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड अ मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो, जब हम दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक दूसरे को रिप्रेजेंटेशन देती है, स्टेटमेंट्स देती है। कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं मटीरियल फैक्ट के, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं मतलब सिर्फ एडवाइस थी, सिर्फ ओपिनियन था, ठीक है। और क्या होते हैं उनमें से कुछ स्टेटमेंट सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं। तो जो झूठ, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर वो इंटेंशनली किए गए हैं तो वो फ्रॉड है, और अगर वो अनइंटेंशनली किए गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली मिस रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। As per the Act, misrepresentation means and includes number 1, the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. हमने झूठ तो कहा, हमने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, हमने गलत चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि वो चीज़ झूठ है। नंबर 2, any breach of duty which without any intention to deceive gains an advantage to the person committing it or any other claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of the any other claiming under him. And the third is causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. हमने जो गलती करी है वो सारी अनइंटेंशनली करी है सब्जेक्ट मैटर को लेकर, या हमने कोई ऐसा प्रॉमिस किया, मतलब प्रॉमिस किया लेकिन इसके पीछे मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसे परफॉर्म नहीं करूँगी, तो इसे मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। एलिमेंट्स क्या है? नंबर 1, must be a false statement and the person making it must honestly believe in it to be true. मतलब मैंने गलत स्टेटमेंट तो दिया, मैंने गलत रिप्रेजेंटेशन तो दी, लेकिन तब तक मुझे भी नहीं पता था कि वो स्टेटमेंट सही नहीं है। इट मस्ट रिलेट टू द मटीरियल फैक्ट, यानी ये चीज़ किसी मेयर ओपिनियन से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, मटीरियल फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, वहाँ पे आपका इंटेंशन डिसीव करना था, यहाँ पे आपका इंटेंशन डिसीव करना नहीं है। फॉर द पर्पज़ ऑफ इंड्यूसिंग इन द एन अदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपका इंटेंशन उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है। द पार्टी मस्ट हैव बिलीव्ड इन इट, और उस पार्टी ने आप पे बिलीव किया है। अगर ये एलिमेंट्स है तो आप माना जाएगा कि आपने जो असेंट ली वो मिस रिप्रेजेंटेशन से ली है। इफेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा,
आप उसको परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, यानी जो परफॉर्मेंस एक्चुअली होती, अगर आप वो रिप्रेजेंटेशन सच होती तो वो एक्चुअली आप जिस पोजीशन में होते उस पोजीशन में लाने के लिए सामने वाली पार्टी को इंसिस्ट कर सकते हैं, और रेस्टिट्यूशन जो प्रॉफिट आपने लिया है वो प्रॉफिट उन्हें रिटर्न करना होगा। मिस्टेक इज़ अ मिसकंसेप्शन, मिस impression, misunderstanding, erroneous belief about something. When the consent of one or both the parties to a contract is caused by misconception or any erroneous belief, the contract is said to be induced by mistake. अगर सामने वाली पार्टी कंसेंट आपको किसी गलत बिलीफ से मिली है तो उस कंसेंट को मिस्टेक से इन्फ्लुएंस्ड कंसेंट कहा जाएगा। यूजुअली मिस्टेक्स डू नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सम सर्कमस्टेंसेज। अ मिस्टेक में रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे मिस्टेक होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं। दो तरह की मिस्टेक्स की हम बात करेंगे, मिस्टेक्स ऑफ लॉ, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। मिस्टेक जो ऑफ लॉ है वो दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द लैंड एंड लॉ फॉरेन, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। लॉ ऑफ लैंड यानी अपनी कंट्री के जो लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड अगर मिस्टेक कर जाते हैं, और दूसरा फॉरेन लॉ यानी जो बाहर कोई कंट्री है उसके लॉ से रिलेटेड कोई अगर आप मिस्टेक कर जाते हैं। पहली बात, अगर आप अपनी कंट्री के लॉ के बारे में कोई मिस्टेक कर जाते हैं तो वहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, ठीक है। वहाँ कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होंगे आपके, मतलब इन चीज़ों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर फॉरेन लॉ के बारे में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है वो एक्सक्यूजेबल होती है, आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी एक नॉर्मल आदमी को अपनी कंट्री के लॉज तो पता होने चाहिए, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के लॉज का अच्छा नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक होती है जब दोनों पार्टीज़ गलती कर देती है, ये सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गलती हो सकती है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। म्यूचुअल मिस्टेक मेड बाय बोथ द पार्टीज़ टू एन एग्रीमेंट। दीज मिस्टेक्स मे बी ऑफ टू टाइप, सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इन सब के बारे में आप गलती कर सकते हैं। और मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस आप कोई अगर कोई प्रॉमिस करते हैं किसी एक्ट को परफॉर्म करने का, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में भी आप गलती कर सकते हैं। फिजिकल पॉसिबिलिटी भी, इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और लीगल इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और यूनिलैटरल मिस्टेक वो मिस्टेक होती है जो एक पार्टी, अब यहाँ पढ़ते हैं बायलैटरल यूनिलैटरल में क्या लिखा है। म्यूचुअल मिस्टेक मेड बाय बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक and where one of the parties to a contract is under a mistake, such contract is not voidable। अगर एक पार्टी की गलती हो जाती है तो वो यूनिलैटरल मिस्टेक, और दोनों पार्टीज़ अगर गलती करती है तो वो बायलैटरल मिस्टेक होती है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।